नमस्कार साथियों, स्वागत है हम लोगों का स्टेप अहेड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज कंटिन्यू किए हुए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी करेक्ट आंसर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी। आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी घनानंद, डी है मेगास्थनीज, सी है मेगास्थनीज, डी है सेल्यूकस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चाणक्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, आपका ऑप्शन है ए 351 ईसा पूर्व, बी है आपका 320 ईसा पूर्व, सी है 320 ईस्वी में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 320 ईसा पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो यूनानी जो दूत था मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो आपका ऑप्शन है ए अशोक महान, बी बिंदुसार, डी है आपका तीवर, और सी है आपका तीवर, डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, मेगास्थनीज कब पाटलिपुत्र आया था। तो हमें इस यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 311 ईसा पूर्व में, बी है आपका 315 ईसा पूर्व में, सी है आपका 320 ईसा पूर्व में, डी है आपका 305 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, मेगास्थनीज कब आया था पाटलिपुत्र। तो 315 ईसा पूर्व में आया था। किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। कहाँ से आया था। ये यूनान से आया हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था। आपका ऑप्शन है ए सिकंदर, बी है सेल्यूकस, डी है डेमेट्रियस, सी है डेमेट्रियस, डी है आपका डिमोलिकस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेल्यूकस ने भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। किस शासक के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी है आपका उदयन, सी है अजातशत्रु, डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही अकाल पड़ा था 12 वर्षों तक। तो दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक के शासनकाल में अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, कितने वर्षों तक मगध पर भीषण अकाल रहा था, कितने वर्षों तक। तो 12 वर्षों तक, और उस वक्त का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, डेफिनेटली, क्योंकि चंद्रगुप्त तो चाणक्य की सहायता से मगध पर सत्ता जमाया था। तो उस वक्त डेफिनेटली प्रधानमंत्री होना ही चाहिए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी है ताबिर, सी है मेगास्थनीज, डी है भद्रबाहु। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए यहाँ पे ईरानियों से, बी यूनानियों से, सी है शकों से, डी है युचियों से। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों से। तो यूनानियों से भारत को कौन मुक्ति करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसीलिए हम लोग उसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आपका ऑप्शन है देवीवदान, अर्थशास्त्र, सी इंडिका, और डी है अशोक की शिलालेख। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंदवंश के बाद मगध पर किसने शासन किया। तो आपका ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी है आपका सुंड, सी है गुप्त, डी है कुषाण। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट, मौर्य वंश। नंदवंश के बाद मौर्य वंश का शासन हुआ।
मगध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि इंडिका। मेगास्थनीज किसने लिखा था? तो इंडिका को किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी आपका पुराण, डी इंडिका। तो इंडिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक है। अर्थशास्त्र दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए कि एक बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, जिसे हम लोग चाणक्य भी बोलते थे। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र को। नाम है दोस्तों इस बुक का अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें जो विषय वस्तु है, जो इसमें कंटेंट है, वो किसी से रिलेटेड है? तो वो राजनीतिक से रिलेटेड है। राजनीतिक कला के सिद्धांत, कैसे एक राज्य को गवर्न किया जाना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड है। दैट मीन्स रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, ऐसा करके कुछ इस बुक के अंदर लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ए है आपका स्ट्रैबो, बी है फाहियान, सी है मेगास्थनीज, डी है युआनचुआन। तो आपका पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का वर्णन वही मेगास्थनीज विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए है आपका अशोक, बी है आपका बिंबिसार, सी है आपका तीवर, डी है बिंदुसार। मगध का शासक बना था तो वो बिंदुसार था। ये बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी ऑप्शन है आपका तीवर, डी है अशोक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। तो अब हम देखते हैं कि डिस्कशन देखते हैं, पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो एक महान राजा बनेगा। तो पिंगलवत्स ने भविष्यवाणी किया था कि वो अशोक महान राजा बनेगा। कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो दोस्तों अगर अशोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो अगर वहाँ पे आपको शिलालेख का कोई ऑप्शन दिखाई दे तो आप लोग जरूर उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि अशोक जो था ना, वो शिलालेख को लेके बहुत सारा डेवलपमेंट किया था। वो बहुत जगह पर शिलालेख लिखवाया था। कोई भी अगर वो जरूरी इंपॉर्टेंट काम करता था तो वो शिलालेख लिखवाता था। तो इसलिए अगर अशोक को लेके कोई क्वेश्चन आए और अगर वहाँ पे शिलालेख आपको ऑप्शंस दिखाई दे, तो 80 to 90% चांसेस है कि वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग और एक बार देखते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेखन मिलता है। ए है आपका साहबगढ़ी अभिलेख में, बी है आपका ब्राह्मगिरी अभिलेख में, सी है आपका शिलालेख 13 में, और डी है आपका सोपारा अभिलेख में। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, शिलालेख 13 में। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका बिंदुसार, सी है आपका कनिष्क, डी है आपका अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय जो बौद्ध संगति था, मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उसकी अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस ने। वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है मोगलीपुत्र तीस, बी है आपका पिंगलवत्स, सी है आपका महाकश्यप, डी है आपका वसुमित्र। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ए मोगलीपुत्र तीस। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए है राजगिरी, बी है वैशाली, सी है कुंडलवन, डी है आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका इसमें दिया है 251 ईसा पूर्व, बी है आपका 269 ईसा पूर्व, सी आपका 234 ईसा पूर्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 251 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका बिंदुसार, सी है आपका अशोक, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को याद होगा, हम लोग इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कलिंग को मगध में सबसे पहले कौन मिलाया था? तो वो महापद्मनंदा ने भी कलिंग का विलय किया था मगध में। और इसके बाद जो अशोक ने भी कलिंग पर विजय प्राप्त किया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग का ही युद्ध था, जहाँ से अशोक जो युद्ध में विश्वास रखता था वो अब धम्म नीति की घोषणा कर दिया था, वहीं से कलिंग के युद्ध से ही। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म था। आपका ऑप्शन है ए नैतिक आचार संहिता, बी है आपका प्रशासनिक संहिता, सी है आपका युद्ध संहिता, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित था? आपका ऑप्शन है ए सुवर्णगिरी में, बी है आपका पाटलिपुत्र में, सी है आपका अवंती में, डी है आपका वैशाली में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आपको चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का हो, एसआई का हो, बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को बिहार स्पेशल के लेक्चर सीरीज इंग्लिश में भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो लेक्चर को जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो दोस्तों जब अशोक ने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त किया हुआ, जहाँ से उसके अंदर मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद वो सबसे पहली बार जो यात्रा की धम्म को लेके, मतलब धर्म को लेके, धम्मा को लेके, तो अशोक ने अपने धर्म की यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम की जगह की यात्रा किया था, तो बोध गया का ही किया था। धर्म परिवर्तन करने मतलब जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसके बाद जो सर्वप्रथम धम्मा की यात्रा किया था वो बोध गया का ही यात्रा किया था। वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी आपका कुशीनगर, सी है बोध गया और डी है वैशाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोध गया का यात्रा किया था। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की और अपने राज अभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो जब वो राजा बना, तो राजा बनने के बाद वो किस वर्ष में की थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 90वें वर्ष, बी आपका 10वें वर्ष, सी है 11वें वर्ष, डी है 7वें वर्ष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष। दैट मीन्स जब अशोक का राजा बना 10 साल हो गया, तब जाके वो धम्म यात्रा किया था बोध गया के अंतर्गत। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ए भागलपुर, बी कैमूर, सी चंपारण, डी छपरा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। आपका ऑप्शन है ए लौरिया आरआरएच, लौरिया नंदनगढ़, रुमिनदेई, डी है रामपुरवा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बिहार में रुमिनदेई जो है ना शिलालेख, ये बिहार में नहीं है। इसके बाद आपका 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के समय मौर्य वंश में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मौर्य वंश साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी राजगिरी, सी आपका तोसली, डी है पाटलिपुत्र। तो ये प्राची प्रांत या प्राची प्रांत था, तो उसका राजधानी था पाटलिपुत्र। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य अशोक के टाइम में कितने प्रांत था, कितने प्रांत का उल्लेख मिलता है, तो 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था? हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 41 बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। तो वहाँ पे आपका ये ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थरों का, सी है लकड़ी का, डी है मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, ए है आपका कुम्हार पटना में, डी है आपका राजगिरी में, सी आपका वैशाली में, डी आपका मनेर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कुम्हार पटना में। कुम्हार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार राजमहल का अवशेष मिलता है। 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष भी यहीं मिलता है, कुम्हार में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं?
तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए फाहियान, बी है आपका मेगास्थनीज, सी है आपका एडियन, डी है आपका वी स्मिथ। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? आपका ऑप्शन है ए हेनसांग, बी है फाहियान, सी है मेगास्थनीज, डी है चाणक्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में जीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किस शासक ने बराबर के निकट पहाड़ियों में जीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है आपका दशरथ, सी है आपका अशोक, डी है बिंदुसार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अशोक। वहाँ पे वो चार गुफा थे। सुदामा, जिसका नाम था सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। अगर कभी इसका झोपड़ी का नाम इस गुफा का नाम पूछ दिया जाता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 4 गुफा बनाया गया था जिसका नाम था सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। इसका 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो कौन करवाया था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, डी है आपका सी है बिंदुसार एंड डी है दशरथ ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी दशरथ ने। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि दशरथ अशोक का ही बेटा था। इसने नागार्जुनी की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक कितना करवाया था? 4। और इसका पुत्र ने 3 गुफा का निर्माण करवाया जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है आपका दीदारगंज पटना में, बी है आपका वैशाली में, सी है आपका बसाढ़ में, डी ऑप्शन है आपका सारनाथ में। तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम से भी नाम भी दिया गया है। इसका स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। ये जो है आपका चामर गृहिणी मौर्यकालीन यक्षी, जिसको स्त्री रत्न भी नाम दिया गया है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका ऑप्शन है ए सोनपुर, बी है आपका लोहानीपुर पटना, सी है आपका बसाढ़ वैशाली, डी आपका भागलपुर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहानीपुर पटना। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सदृढ़ का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन है ए सेल्यूकस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी चाणक्य ने, डी जस्टिन ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी अगर नई वीडियो अपलोड